ये बात गलत साबित हुई। दर हकीकत अगला मालूमाती इनकलाब पहले ही जोर पकड़ रहा था, जो जमहूरियत और मुतलकुल अनानियत के दरमियान मुकाबले के एक नए दौर के लिए राह हमवार कर रहा था। कंप्यूटर्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और मसनूई ज़हानत एआई ने जमहूरियत के लिए नए चैलेंजेस खड़े किए, जिससे न सिर्फ मजीद महरूम ग्रोहों बल्कि इंटरनेट कनेक्शन रखने वाले किसी भी इंसान और यहां तक के गैर इंसानी एजेंट्स को भी आवाज मिली। 2020 की दिहाई में जमहूरियतों को एक बार फिर नए आवाजों के सैलाब को समाजी निजाम को तबाह किए बगैर अवामी गुफ्तगू में शामिल करने के काम का सामना है। हालात उतने ही खौफनाक दिखाई दे रहे हैं जितने के 1960 की दिहाई में थे, और इस बात की कोई जमानत नहीं है कि जमहूरियतें पिछले इम्तिहान की तरह कामयाबी से उस नए इम्तिहान में भी कामयाब होंगी। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजीज मुतलकुल अनान हुकूमतों को भी नई उम्मीद दे रही हैं, जो अब भी तमाम मालूमात को एक मरकज में जमा करने का ख्वाब देखती हैं। ये सच है कि रीड स्क्वायर के पोडियम पर खड़े बुजुर्ग एक वाहिद मरकज से लाखों जिंदगियों को कंट्रोल करने के काम के अहल नहीं थे, लेकिन क्या मसनूई ज़हानत ये कर सकती है? जैसे जैसे नौ इंसानी 21वीं सदी के दूसरे चौथाई में दाखिल हो रही है, एक मरकजी सवाल ये है कि जमहूरियतें और मुतलकुल अनान हुकूमतें मौजूदा मालूमाती इनकलाब से पैदा होने वाले खतरात और मौक़े दोनों को किस हद तक संभाल पाएंगी। क्या नई टेक्नोलॉजीज एक तरह की हुकूमत को दूसरी पर फौकियत देंगी, या क्या हम एक बार फिर दुनिया को तकसीम होते हुए देखेंगे, इस बार आहनी पर्दे के बजाय सिलिकॉन पर्दे के जरिए? पिछले अदवार की तरह मालूमाती नेटवर्क सच्चाई और निजाम के दरमियान सही तवाजुन तलाश करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। कुछ सच्चाई को तरजीह देने और मजबूत खुद को दुरुस्त करने वाले तरीकाकार को बरकरार रखने का इंतखाब करेंगे, दूसरे उसके बरक्स फैसला करेंगे। बाइबल की कानूनी तश्कील, इब्तिदाई जदीद डाइन हिंट्स और स्टॉलेंस्ट इज्तिमाई मुहिम से सीखे गए बहुत से सबक मुताल्लिका रहेंगे और शायद उन्हें दोबारा सीखना पड़े। ताहम मौजूदा मालूमाती इनकलाब में कुछ मुनफरिद खुसूसियात भी हैं जो उन सब से मुख्तलिफ हैं और मुमकिना तौर पर कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, जो हमने पहले कभी नहीं देखी हैं। अब तक तारीख का हर मालूमाती नेटवर्क काम करने के लिए इंसानी अफसाना साजों और इंसानी ब्यूरोक्रेट्स पर इन्हिसार करता था। मट्टी की तख्तियां, पेपर्स के रोल, छापे खाने और रेडियो सेट ने तारीख पर दूरे रस असर डाला है, लेकिन ये हमेशा इंसानों का काम रहा है कि वो तमाम मतन तहरीर करें, उनकी तफसीर करें और फैसला करें कि किसे डाइन के तौर पर जलाया जाएगा या कुलाग के तौर पर गुलाम बनाया जाएगा। ताहम अब इंसानों को डिजिटल अफसाना साजों और डिजिटल ब्यूरोक्रेट्स का मुकाबला करना पड़ेगा। 21वीं सदी की सियासत में मरकजी तकसीम शायद जमहूरियतों और मुतलकुल अनान हुकूमतों के दरमियान नहीं होगी, बल्कि इंसानों और गैर इंसानी एजेंटों के दरमियान होगी। जमहूरियतों को मुतलकुल अनान हुकूमतों से अलहदा करने के बजाय एक नया सिलिकॉन पर्दा तमाम इंसानों को हमारे नाकाबिले फहम अलगोरिथमिक आकाओं से अलहदा कर सकता है। तमाम ममालिक और हर शोबा हाय जिंदगी के लोग, जिनमें डिक्टेटर भी शामिल हैं, खुद को एक गैर मुल्की ज़हानत के ताबे पा सकते हैं जो हमारे हर काम की निगरानी कर सकती है, जबकि हमें इस बात का बहुत कम अंदाजा हो कि वो क्या कर रही है। फिर इस किताब का बाकी हिस्सा इस बात की खोज के लिए वक्फ है कि क्या वाकई ऐसा सिलिकॉन पर्दा दुनिया पर छा रहा है, और जब कंप्यूटर हमारी ब्यूरोक्रेसियों को चलाएंगे और अलगोरिथम नई असातीर ईजाद करेंगे तो जिंदगी कैसी होगी। हिस्सा 2, गैर नामियाती नेटवर्क। बाब 6, नए अराकीन। कंप्यूटर छापे खानों से किस तरह मुख्तलिफ है? ये खबर नहीं है कि हम एक बेमिसाल मालूमाती इनकलाब के दरमियान जी रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल किस तरह का इनकलाब है। हालिया बरसों में हम इतनी नई ईजादात से भर चुके हैं कि ये तायुन करना मुश्किल है कि इस इनकलाब की बुनियाद क्या है। क्या ये इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, ब्लॉकचेन, अलगोरिथम, मसनूई ज़हानत एआई? लिहाजा मौजूदा मालूमाती इनकलाब के तवील मुद्दती असरात को जांचने से पहले आइए उसकी बुनियादों को याद करते हैं। मौजूदा इनकलाब का बीज कंप्यूटर है, बाकी सब कुछ इंटरनेट से लेकर एआई तक एक ज़िमनी नतीजा है। कंप्यूटर 1940 की दिहाई में एक भारी भरकम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के तौर पर पैदा हुआ जो रियाजियाती हिसाब कर सकती थी, लेकिन ये तेज रफ्तारी से इर्तिका पजीर हुआ है, जिसने नई शक्लें इख्तियार की हैं और हैरत अंगेज नई सलाहियतें तैयार की हैं। कंप्यूटर्स के तेजी से इर्तिका ने यह तायुन करना मुश्किल बना दिया है कि वो क्या हैं और क्या करते हैं। इंसानों ने बार बार ये दावीज किया है कि कुछ चीजें कंप्यूटर्स की पहुंच से हमेशा बाहर रहेंगी, चाहे वो शतरंज खेलना हो, कार चलाना हो या शायरी लिखना हो।
लेकिन हमेशा कुछ सालों का मामला निकला। हम इस बाब के इख्तिताम के करीब कंप्यूटर, एल्गोरिथम और मसनूई ज़हानत एआई की सही तारीफों पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम कंप्यूटर्स की तारीख को बेहतर तरीके से समझ लें, फिलहाल इतना कहना काफी है कि बुनियादी तौर पर एक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो मुमकिना तौर पर दो शानदार काम कर सकती है। ये खुद ही फैसले कर सकती है और ये खुद ही नए ख्यालात पैदा कर सकती है। अगरचे इब्तिदाई कंप्यूटर्स मुश्किल से ही ऐसे काम अंजाम दे सकते थे, लेकिन सलाहियत पहले ही मौजूद थी, जिसे कंप्यूटर साइंसदानों और साइंस फिक्शन मुसन्निफीन दोनों ने साफ तौर पर देखा था। 1948 के अवाइल में एलन ट्यूरिंग इस इम्कान की छान बैन कर रहे थे, जिसे उन्होंने ज़हीन मशीनरी कहा था, और 1950 में उन्होंने ये मफरूज़ा पेश किया कि कंप्यूटर बिल आखिर इंसानों की तरह ज़हीन होंगे और शायद इंसानों का भेस बदलने के भी काबिल हो जाएंगे। 1968 में कंप्यूटर्स शतरंज में भी इंसान को हरा नहीं सकते थे, लेकिन 2001 ए स्पेस ओडिसी में आर्थर सी क्लार्क और स्टेनली क्यूब्रिक ने पहले ही हॉल 9000 को एक इंतहाई ज़हीन एआई के तौर पर तस्वुर कर लिया था, जो अपने इंसानी खालिकों के खिलाफ बगावत कर रहा है। ज़हीन मशीनों का अरूज जो फैसले कर सकती हैं और नए ख्यालात पैदा कर सकती हैं, उसका मतलब ये है कि तारीख में पहली बार ताकत इंसानों से हटकर किसी और की तरफ जा रही है। क्रॉसबोज, बंदूकें और एटम बम ने कत्ल करने के अमल में इंसानी पट्टों की जगह ले ली, लेकिन वो ये फैसला करने में इंसानी दिमाग की जगह नहीं ले सके कि किसे मारना है। लिटिल बॉय, वो बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, ने 500 टन तमिलनाडु टी की ताकत से धमाका किया, लेकिन जब दिमागी ताकत की बात आई तो लिटिल बॉय किसी काम का नहीं था। ये कुछ फैसला नहीं कर सकता था। कंप्यूटरों के साथ मामला मुख्तलिफ है। ज़हानत के लिहाज से कंप्यूटर न सिर्फ एटम बमों बल्कि तमाम पिछली मालूमाती टेक्नोलॉजी जैसे मिट्टी की तख्तियों, छापे खानों और रेडियो सीटों को भी बहुत पीछे छोड़ देते हैं। मिट्टी की तख्तियों ने टैक्सों के बारे में मालूमात ज़ख़ीरा की, लेकिन वो खुद ये फैसला नहीं कर सकती थीं कि कितना टैक्स लगाना है, ना ही वो बिल्कुल नया टैक्स ईजाद कर सकती थीं। छापे खानों ने बाइबल जैसी मालूमात की नकल की, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर सकते थे कि बाइबल में कौन से मतन शामिल करने हैं, ना ही वो मुकद्दस किताब पर नई तफसीरें लिख सकते थे। रेडियो सीटों ने सियासी तकारीर और संफोनियों जैसी मालूमात को फैलाया, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर सकते थे कि कौन सी तकारीर या संफोनियां नशर करनी है, ना ही वो उन्हें कंपोज कर सकते थे। कंप्यूटर ये तमाम काम कर सकते हैं। जहां छापे खाने और रेडियो सेट इंसानों के हाथों में गैर फाल आलात थे, वहीं कंप्यूटर पहले ही फाल एजेंट बन रहे हैं जो हमारे कंट्रोल और समझ से बाहर हैं और जो मुआशरे, सकाफत और तारीख को तश्कील देने में इक़दामात कर सकते हैं। कंप्यूटर्स की नई ताकत का एक मिसाली केस वो किरदार है जो सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स ने कई ममालिक में नफरत फैलाने और समाजी हम आहंगी को कमजोर करने में अदा किया है। इनमें से सबसे इब्तिदाई और सबसे ज्यादा बदनाम मिसाल 2006 से 17 में पेश आई, जब फेसबुक एल्गोरिथम्स ने म्यांमार, बर्मा में रोहिंग्या मुखालिफ तशद्दुद की आग भड़काने में मदद की। 2010 की दिहाई का आगाज म्यांमार में उम्मीद का दौर था। दिहाइयों की सख्त फौजी हुक्मरानी, सख्त सेंसरशिप और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बाद आज़ादी का एक दौर शुरू हुआ। इंतखाबात हुए, पाबंदियां उठा ली गईं और बैनुल-अक़वामी इमदाद और सरमायाकारी का सैलाब आ गया। फेसबुक नए म्यांमार में सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक था, जिसने लाखों बर्मी बाशिंदों को पहले नाकाबिले तसव्वुर मालूमात के ज़ख़ीरे तक मुफ्त रसाई फराहम की। ताहम हुकूमती कंट्रोल और सेंसरशिप में नरमी से नस्ली कशीदगी में भी इजाफा हुआ, खास तौर पर अक्सरियती बुद्ध बर्मियों और अक़लियती मुस्लिम रोहिंग्या के दरमियान। रोहिंग्या म्यांमार के मगरिब में वाक़े रखाइन खित्ते के मुस्लिम बाशिंदे हैं। कम अज कम 1970 की दिहाई से वो हुक्मरान जनता और बुद्ध अक्सरियत की तरफ से शदीद इम्तियाज और कभी कभार तशद्दुद का शिकार रहे हैं। 2010 की दिहाई के अवाइल में जमहूरियत के अमल ने रोहिंग्या में ये उम्मीद पैदा की कि उनके हालात में भी बेहतरी आएगी, लेकिन दर हकीकत हालात मजीद खराब हो गए, जिसमें फ़िरका वाराना तशद्दुद की लहरें और रोहिंग्या मुखालिफ कत्लो गारत की गई, जिनमें से बहुत से फेसबुक पर झूठी खबरों से मुतासिर थे। 2016 से 17 में अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी आरसा नामी एक छोटी इस्लामी तंजीम ने रखाइन में एक अलहदा मुस्लिम रियासत कायम करने के मकसद से मुतअद्दिद हमले किए, जिसमें दर्जनों गैर मुस्लिम शहरियों को हलाक और अगवा किया गया और साथ ही कई फौजी चौकियों पर भी हमला किया गया। इसके जवाब में म्यांमार की फौज और बुद्ध इंतहा पसंदों ने पूरी रोहिंग्या कम्युनिटी के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर नस्ली सफाई की मुहिम शुरू की,
उन्होंने सैकड़ों रोहिंग्या देहात को तबाह कर दिया, 7,000 और 25,000 के दरमियान रहते शहरियों को कत्ल किया, 18,000 और 60,000 के दरमियान खवातीन और मर्दों के साथ ज्यादती या जिनसी ज्यादती की, और तकरीबन 730,000 रोहिंग्या को जालिमाना तरीके से मुल्क से निकाल बाहर किया। ये तशद्दुद तमाम रोहिंग्या के खिलाफ शदीद नफरत से भरा हुआ था। इस नफरत को रोहिंग्या मुखालिफ प्रोपेगंडे ने मजीद भड़काया, जिसका ज्यादातर हिस्सा फेसबुक पर फैल रहा था, जो 2016 तक लाखों लोगों के लिए खबरों का अहम जरिया और म्यांमार में सियासी मुतहर्रिकियत का सबसे अहम प्लेटफॉर्म था। एक इमदादी कारकुन जिसका नाम माइकल था और जो 2017 में म्यांमार में रहता था, ने एक आम फेसबुक न्यूज फीड को बयान करते हुए कहा, रोहिंग्या के खिलाफ ऑनलाइन तलखी नाकाबिले यकीन थी, उसकी मिकदार, उसका तशद्दुद, ये हैरान कुन था। इस वक्त म्यांमार में लोगों के न्यूज फीड पर बस यही सब कुछ था। उसने इस ख्याल को मजीद मजबूत किया कि ये लोग सब दहशतगिर्द हैं जो हुकूक के मुस्तहिक नहीं हैं। आरसा के हकीकी मजालिम की रिपोर्टों के अलावा फेसबुक अकाउंट्स तसव्वुराती मजालिम और मंसूबा बंद दहशतगिर्द हमलों के बारे में जाली खबरों से भरे हुए थे। पॉपुलिस्ट साजिशी नजरियात ने ये इल्जाम लगाया कि ज्यादातर रोहिंग्या दरअसल म्यांमार के लोगों का हिस्सा नहीं है, बल्कि बांग्लादेश से हालिया तारकीन वतन है, जो बुद्ध मुखालिफ जिहाद की क़यादत करने के लिए मुल्क में बढ़ रहे हैं। बुद्ध मत के लोग, जो हकीकत में आबादी का तकरीबन 90% थे, को ये डर था कि उन्हें बदल दिया जाएगा या वो अक़लियत बन जाएंगे। इस प्रोपेगंडे के बगैर नुकसानात उठाने वाले आरसा के महदूद हमलों का जवाब पूरी रोहिंग्या कम्युनिटी के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर मुहिम के जरिए दिए जाने की बहुत कम वजह थी। और फेसबुक एल्गोरिथम्स ने प्रोपेगंडा मुहिम में एक अहम किरदार अदा किया, जबकि इश्तियाल अंगेज रोहिंग्या मुखालिफ पैगामात बुद्ध राहब विराथो जैसे जिस्म और खून के इंतहा पसंदों ने तख्लीक किए थे। ये फेसबुक के एल्गोरिथम्स थे जिन्होंने ये फैसला किया कि कौन सी पोस्टों को फरोग देना है। एमेंसिटी इंटरनेशनल ने पाया कि एल्गोरिथम्स ने फाल तौर पर फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ऐसे मवाद को बढ़ाया और फरोग दिया जो रोहिंग्या के खिलाफ तशद्दुद, नफरत और इम्तियाजी सलूक को उकसाता था। अक़वाम मुत्तहिदा के एक हक़ाइक़ जानने वाले मिशन ने 2018 में ये नतीजा अख़ज़ किया कि नफरत से भरे मवाद को फैलाकर फेसबुक ने नस्ली सफाई की मुहिम में एक फैसला कुन किरदार अदा किया था। क़ारीन ये सोच सकते हैं कि क्या फेसबुक के एल्गोरिथम्स और आम तौर पर सोशल मीडिया की नई टेक्नोलॉजी पर इतना इल्जाम लगाना जायज़ है? अगर हेनरिक क्रीमर ने नफरत अंगेज तकरीर फैलाने के लिए छापे खानों का इस्तेमाल किया, तो ये गटनबर्ग और छापे खानों की गलती नहीं थी, ठीक है? अगर 1994 में रवांडा के इंतहा पसंदों ने रेडियो का इस्तेमाल लोगों को तौत्सियों का कत्ल आम करने के लिए पुकारने के लिए किया, तो क्या रेडियो की टेक्नोलॉजी को कसूरवार ठहराना माकूल था? इसी तरह अगर 2016 से 17 में बुद्ध इंतहा पसंदों ने रोहिंग्या के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अपने फेसबुक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने का इंतखाब किया, तो हमें प्लेटफॉर्म को क्यों कसूरवार ठहराना चाहिए? फेसबुक ने खुद भी तनकीद को रद्द करने के लिए इस मंतिक पर इन्हिसार किया। उसने अवामी तौर पर सिर्फ ये तस्लीम किया कि 2016 से 17 में हम अपने प्लेटफॉर्म को तकसीम को भड़काने और ऑफलाइन तशद्दुद को उकसाने के लिए इस्तेमाल होने से रोकने में काफी काम नहीं कर रहे थे। अगरचे ये बयान जुर्म का एतराफ लग सकता है, लेकिन दर हकीकत ये नफरत अंगेज तकरीर के फैलाव की ज्यादातर जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म के सार्फिन पर डालता है, और इसका मतलब ये है कि फेसबुक का गुनाह ज्यादा से ज्यादा चौक का था, सार्फिन के तैयार करदा मवाद को मौसर तरीके से एतदाल में लाने में नाकाम रहना। ताहम ये फेसबुक के अपने एल्गोरिथम्स के किए गए मसला अंगेज इक़दामात को नजरअंदाज करता है। समझने के लिए अहम बात यह है कि सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स बुनियादी तौर पर छापे खानों और रेडियो सीटों से मुख्तलिफ हैं। 2016 से 17 में फेसबुक के एल्गोरिथम्स खुद ही फाल और मोहलिक फैसले कर रहे थे। वो छापे खानों के बजाय अखबार के एडिटर्स से ज्यादा मुशाबहत रखते थे। ये फेसबुक के एल्गोरिथम्स थे जिन्होंने वीराथों की नफरत से भरी पोस्टों को सैकड़ों हजारों बर्मी बाशिंदों को बार बार तजवीज किया। इस वक्त म्यांमार में तवज्जो हासिल करने के लिए दूसरी आवाजें भी थीं। 2011 में फौजी हुक्मरानी के खात्मे के बाद म्यांमार में मुताद्दिद सियासी और समाजी तहरीकें उभरे, जिनमें से बहुत सी मोतदिल नजरियात रखती थीं। मिसाल के तौर पर मेकतेला शहर में नस्ली तशद्दुद के भड़कने के दौरान बुद्ध राहब सायाडो युवधधा ने अपने खानकाह में 800 से ज्यादा मुसलमानों को पनाह दी। जब फसादियों ने खानकाह को घेर लिया और मुतालिबा किया कि वो मुसलमानों को उनके हवाले कर दें,
तो राहिब ने हजूम को बुद्ध तालीमात में रहम की याद दिलाई। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने बयान किया, मैंने उन्हें बताया कि अगर वो उन मुसलमानों को ले जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले मुझे भी मारना पड़ेगा। साइडो यू वतधा जैसे लोगों और विरातू जैसे लोगों के दरमियान तवज्जो की ऑनलाइन जंग में एल्गोरिथम्स बादशाह साज थे। उन्होंने फैसला किया कि सारिफीन के न्यूज फीड के ऊपर क्या रखना है, कौन से मवाद को फरोग देना है और सारिफीन को कौन से फेसबुक ग्रुप्स में शामिल होने की तजवीज देनी है। एल्गोरिथम्स ने रहम पर वाज या खाना पकाने की क्लासों की तजवीज देने का इंतखाब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नफरत से भरे साजिशी नजरियात को फैलाने का फैसला किया। ऊपर से मिलने वाली तजावीज लोगों पर बहुत ज्यादा असर डाल सकती हैं। याद रखें कि बाइबल एक तजवीज की फहरिस्त के तौर पर पैदा हुई थी। ईसाइयों को मसीह मुखालिफ एक तिनथीस के बजाय ज्यादा रवादार आमाल और दी थीकला को पढ़ने की तजवीज देकर अथानासिस और दीगर चर्च के बापों ने तारीख का रुख मोड़ दिया। बाइबल के मामले में हतमी ताकत उन मुसन्निफीन के पास नहीं थी जिन्होंने मुख्तलिफ मजहबी रिसाले मुरत्तब किए थे, बल्कि इन निगहबानों के पास थी जिन्होंने तजवीज की फहरिस्तें बनाई थीं। ये इसी किस्म की ताकत थी जो 2010 की दहाई में सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स इस्तेमाल कर रहे थे। इमदादी कारकुन माइकल ने इन एल्गोरिथम्स के असर पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर कोई नफरत से भरा या इश्तियाल अंगेज पोस्ट करता तो उसे सबसे ज्यादा फरोग दिया जाता। लोगों ने सबसे ज्यादा घटिया मवाद देखा। जो भी अमन या सुकून को फरोग दे रहा था वो न्यूज फीड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। कभी कभी एल्गोरिथम्स सिर्फ तजवीज से आगे निकल गए। 2020 तक, यहां तक कि विराथू के नस्ली सफाई की मुहिम को उकसाने में उसके किरदार को आलमी सतह पर मजम्मत किए जाने के बाद भी फेसबुक एल्गोरिथम्स न सिर्फ उसके पैगामात को तजवीज करना जारी रखे हुए थे, बल्कि उसके वीडियोज को भी खुदकार तरीके से चलाना शुरू कर दिया था। म्यांमार में सारिफीन एक मखसूस वीडियो देखने का इंतखाब करते थे जिसमें शायद विराथों से गैर मुताल्लिक मोतदिल और बेजरर पैगामात होते थे, लेकिन जैसे ही वो पहली वीडियो खत्म होती, फेसबुक एल्गोरिथम फौरन एक नफरत से भरी विराथो वीडियो को खुदकार तरीके से चलाना शुरू कर देता था ताकि सारिफीन को स्क्रीन से चिपका रखा जा सके। विराथो की ऐसी ही एक वीडियो के मामले में फेसबुक में अंदरूनी तहकीक ने अंदाजा लगाया कि वीडियो के 70% आरा उन खुदकार तरीके से चलाने वाले एल्गोरिथम से आए थे। इसी तहकीक ने अंदाजा लगाया कि मजमूई तौर पर म्यांमार में देखी जाने वाली तमाम वीडियोज में से 53% एल्गोरिथम्स के जरिए सारिफीन के लिए खुदकार तरीके से चलाई जा रही थी। दूसरे अल्फाज में, लोग ये इंतखाब नहीं कर रहे थे कि क्या देखना है, एल्गोरिथम्स उनके लिए इंतखाब कर रहे थे। लेकिन एल्गोरिथम्स ने रहम के बजाय इश्तियाल अंगेजी को फरोग देने का फैसला क्यों किया? यहां तक कि फेसबुक के सख्त तरीन नक़ाद भी ये दावीज नहीं करते कि फेसबुक के इंसानी मैनेजर्स बड़े पैमाने पर कत्ल को उकसाना चाहते थे। कैलिफोर्निया में एग्जेक्टिव्स रोहिंग्या के खिलाफ कोई बुराई नहीं रखते थे और हकीकत में उन्हें शाज़ो नादिर ही मालूम था कि वो मौजूद हैं। हकीकत ज्यादा पेचीदा है और मुमकिन तौर पर ज्यादा खतरनाक। 2016 से 17 में फेसबुक का कारोबारी मॉडल ज्यादा डेटा जमा करने, ज्यादा इश्तिहारात फरोख्त करने और मालूमाती मार्केट का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए सारिफीन की मसरूफियत को ज्यादा से ज्यादा करने पर इन्हिसार करता था। इसके अलावा सारिफीन की मसरूफियत में इजाफे ने सरमायाकारों को मुतासिर किया, जिससे फेसबुक के स्टॉक की कीमत में इजाफा हुआ। लोग प्लेटफॉर्म पर जितना ज्यादा वक्त गुजारते, फेसबुक उतना ही ज्यादा अमीर होता। इस कारोबारी मॉडल के मुताबिक इंसानी मैनेजर्स ने कंपनी के एल्गोरिथम्स को एक वाहिद गालिब मकसद फराहम किया, सारिफीन की मसरूफियत में इजाफा। फिर एल्गोरिथम्स ने आजमाइश और गलती से दरियाफ्त किया कि इश्तियाल अंगेजी मसरूफियत पैदा करती है। इंसानों के रहम पर वाज या खाना पकाने की क्लास के मुकाबले में नफरत से भरे साजिशी नजरिए से ज्यादा मशगूल होने का इम्कान होता है। लिहाजा सारिफीन की मसरूफियत के हुसूल में एल्गोरिथम्स ने इश्तियाल अंगेजी फैलाने का मुहलिक फैसला किया। नस्ली सफाई की मुहिम में कभी भी सिर्फ एक फरीक की गलती नहीं होती, बहुत से जिम्मेदार फरीकों में इल्जाम बांटने के लिए काफी कुछ है। ये वाज़ेह होना चाहिए कि रोहिंग्या के खिलाफ नफरत म्यांमार में फेसबुक की आमद से पहले की थी और 2016 से 17 के मजालिम का सबसे बड़ा इल्जाम विराथू और म्यांमार के फौजी सरबराहों जैसे इंसानों के साथ साथ आरसा के उन रहनुमाओं के कंधों पर है जिन्होंने तशद्दुद के इस दौर को भड़काया। कुछ जिम्मेदारी फेसबुक के इंजीनियर्स और एग्जेक्टिव्स की भी है जिन्होंने एल्गोरिथम्स को कोड किया,
उन्हें बहुत ज्यादा ताकत दी और उन्हें एतदाल में लाने में नाकाम रहे। लेकिन अहम बात यह है कि एल्गोरिथम्स खुद भी कसूरवार हैं। आजमाइश और गलती से उन्होंने सीखा कि इश्तियाल अंगेजी मसरूफियत पैदा करती है, और ऊपर से किसी वाज़ेह हुक्म के बगैर उन्होंने इश्तियाल अंगेजी को फरोग देने का फैसला किया। ये मसनूई जहानत का खास निशान है, एक मशीन की खुद से सीखने और अमल करने की सलाहियत। यहाँ तक कि अगर हम एल्गोरिथम्स को सिर्फ 1% इल्जाम देते हैं, तब भी ये तारीख में नस्ली सफाई की पहली मुहिम है, जो जुज़वी तौर पर गैर इंसानी जहानत के किए गए फैसलों की गलती थी। उसके आखिरी होने का इम्कान नहीं है, खास तौर पर इसलिए कि एल्गोरिथम्स अब सिर्फ विराथो जैसे जिस्म और खून के इंतहा पसंदों के बनाए हुए जाली खबरों और साजिशी नजरियात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। 2020 की दिहाई के अवाइल तक एल्गोरिथम्स खुद ही जाली खबरें और साजिशी नजरियात बनाना शुरू कर चुके हैं। एल्गोरिथम्स की सियासत को तश्कील देने की ताकत के बारे में कहने के लिए और भी बहुत कुछ है। खास तौर पर बहुत से क़ारीन इस दलील से इख्तिलाफ कर सकते हैं कि एल्गोरिथम्स ने आज़ाद फैसले किए, और इस बात पर इसरार कर सकते हैं कि एल्गोरिथम्स ने जो कुछ भी किया वो इंसानी इंजीनियर्स के लिखे हुए कोड और इंसानी एग्जेक्टिव्स के अपनाए हुए कारोबारी मॉडल्स का नतीजा था। ये किताब इख्तिलाफ करती है। इंसानी सिपाही अपने नेशनल असेंबली में जीनियाती कोड से तश्कील पाते हैं और एग्जेक्टिव्स के जारी करदा अहकामात की पैरवी करते हैं, फिर भी वो आज़ाद फैसले कर सकते हैं। ये समझना इंतहाई अहम है कि मसनूई जहानत के एल्गोरिथम्स के लिए भी यही सच है। वो खुद ही ऐसी चीजें सीख सकते हैं जिन्हें किसी इंसानी इंजीनियर ने प्रोग्राम नहीं किया था, और वो ऐसे फैसले कर सकते हैं जिनकी किसी इंसानी एग्जेक्टिव ने पेशन गोई नहीं की थी। ये मसनूई जहानत के इनकलाब का जौहर है। बाब 8 में हम उनमें से बहुत से मसाइल पर दोबारा गौर करेंगे, जिसमें रोहिंग्या मुखालिफ मुहिम और इसी तरह के दीगर अलमियों का ज्यादा तफसील से जायजा लेंगे। यहाँ ये कहना काफी है कि हम रोहिंग्या के कत्ले आम को कोयले की कान में हमारी किनारी के तौर पर सोच सकते हैं। 2010 की दिहाई के अवाखिर में म्यांमार में होने वाले वाकयात ने जाहिर किया कि गैर इंसानी जहानत के किए गए फैसले पहले ही बड़े तारीखी वाकयात को तश्कील देने की सलाहियत रखते हैं। हमें अपने मुस्तकबिल का कंट्रोल खोने का खतरा है। एक बिल्कुल नई किस्म का मालूमाती नेटवर्क उभर रहा है, जो एक गैर मुल्की जहानत के फैसलों और अहदाफ से कंट्रोल होता है। फिलहाल हम अब भी इस नेटवर्क में एक मरकजी किरदार अदा करते हैं, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ धकेला जा सकता है और बिलाखिर नेटवर्क के हमारे बगैर भी काम करने का इम्कान हो सकता है। कुछ लोग ये एतराज कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स और इंसानी सिपाहियों के दरमियान मेरी मज़कूरा बाला तशबीह मेरे दलाइल की कमजोर कड़ी को बेनकाब करती है। बज़ाहिर मैं और मेरे जैसे दूसरे लोग कंप्यूटर्स को इंसानों जैसा बना रहे हैं और ये तसव्वुर कर रहे हैं कि वो शऊरी मखलूक हैं जिनके ख्यालात और एहसासात होते हैं। हकीकत में ताहम कंप्यूटर गूंगी मशीनें हैं जो सोचती या महसूस नहीं करती, और इसलिए वो खुद कोई फैसले या ख्यालात पैदा नहीं कर सकती। ये एतराज ये फर्ज करता है कि फैसले करना और ख्यालात पैदा करना शऊर रखने पर मुनहसर है। फिर भी ये एक बुनियादी गलत फहमी है जो जहानत और शऊर के दरमियान एक बहुत ज्यादा वसी उलझन का नतीजा है। मैंने इस मौजू पर पिछली किताबों में बात की है, लेकिन एक मुख्तसर खुलासा नागुज़ीर है। लोग अक्सर जहानत को शऊर से गुडमिट कर देते हैं, और उसके नतीजे में बहुत से लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गैर शऊरी हस्तियां ज़हीन नहीं हो सकती। लेकिन जहानत और शऊर बहुत मुख्तलिफ हैं। जहानत मकासद को हासिल करने की सलाहियत है, जैसे कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सारिफीन की मसरूफियत को ज्यादा से ज्यादा करना। शऊर दर्द, खुशी, मोहब्बत और नफरत जैसे ज़ाती एहसासात का तजर्बा करने की सलाहियत है। इंसानों और दीगर मुमालिया जानवरों में जहानत अक्सर शऊर के साथ साथ चलती है। फेसबुक के एग्जेक्टिव्स और इंजीनियर्स फैसले करने, मसाइल को हल करने और अपने मकासद को हासिल करने के लिए अपने एहसासात पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन इंसानों और मुमालिया जानवरों से तमाम मुमकिना हस्तियों तक बात को वसी करना गलत है। बज़ाहिर बैक्टीरिया और पौधों में कोई शऊर नहीं होता, फिर भी वो भी जहानत का मुजाहिरा करे हैं। वो अपने माहौल से मालूमात जमा करते हैं, पेचीदा इंतखाब करते हैं और खुराक हासिल करने, दूसरे जानदारों के साथ ताउन करने और शिकारियों और तुफैलियों से बचने के लिए शानदार हिकमत अमलियों की पैरवी करते हैं। यहाँ तक कि इंसान भी उनके बारे में किसी भी आगाही के बगैर ज़हीन फैसले करते हैं। हमारे जिस्म में 99% अमल सांस लेने से लेकर हाजमे तक किसी भी शऊरी फैसले के बगैर होता है।
हमारे दिमाग ज्यादा एड्रेनालिन या डोपामाइन पैदा करने का फैसला करते हैं, और जबकि हम उस फैसले के नतीजे से आगाह हो सकते हैं, हम उसे शऊरी तौर पर नहीं करते। रोहिंग्या की मिसाल ये जाहिर करती है कि कंप्यूटर्स के लिए भी यही सच है। अगरचे कंप्यूटर्स दर्द, मोहब्बत या खौफ को महसूस नहीं करते, वो ऐसे फैसले करने के काबिल हैं जो सारिफीन की मसरूफियत को कामयाबी से ज्यादा करते हैं और बड़े तारीखी वाकयात को भी मुतासिर कर सकते हैं। बिलाशुबा जैसे जैसे कंप्यूटर ज्यादा ज़हीन होते जाएंगे, वो बिलाखिर शऊर पैदा कर सकते हैं और किसी किस्म के ज़ाती तजर्बात कर सकते हैं। फिर भी वो हमसे कहीं ज्यादा ज़हीन हो सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी किस्म के एहसासात पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि कार्बन पर मबनी जानदारों में शऊर कैसे पैदा होता है। इसलिए हम पेशगोई नहीं कर सकते कि आया ये गैर नामियाती हस्तियों में उभर सकता है। शायद शऊर का नामियाती बायोकेमिस्ट्री से कोई बुनियादी ताल्लुक नहीं है। इस सूरत में बाशऊर कंप्यूटर बिल्कुल करीब हो सकते हैं, या शायद फायक जहानत की तरफ ले जाने वाले कई मुतबादिल रास्ते हैं, और उनमें से सिर्फ कुछ रास्तों में ही शऊर हासिल करना शामिल है। जिस तरह हवाई जहाज कभी पर पैदा किए बगैर परिंदों से ज्यादा तेजी से उड़ते हैं, इसी तरह कंप्यूटर भी एहसासात पैदा किए बगैर इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर शऊर पैदा करते हैं या नहीं, इससे ज़ेरे बहस सवाल के लिए हतमी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारिफीन की मसरूफियत को ज्यादा से ज्यादा करे, जैसे मकसद को हासिल करने, और इस मकसद को हासिल करने में मदद देने वाले फैसले करने के लिए शऊर जरूरी नहीं है, जहानत काफी है। एक गैर बाशऊर फेसबुक एल्गोरिथम का ये मकसद हो सकता है कि ज्यादा लोग फेसबुक पर ज्यादा वक्त गुजारें। अगर ये उसके मकसद को हासिल करने में मदद करता है, तो वो एल्गोरिथम फिर जानबूझकर इश्तियाल अंगेज साजिशी नजरियात फैलाने का फैसला कर सकता है। रोहिंग्या मुखालिफ मुहिम की तारीख को समझने के लिए हमें न सिर्फ वराथो और फेसबुक मैनेजर्स जैसे इंसानों, बल्कि एल्गोरिथम्स के अहदाफ और फैसलों को भी समझने की जरूरत है। बातों को वाज़े करने के लिए आइए एक और मिसाल पर गौर करते हैं। जब ओपन एआई ने 2022 से 23 में अपना नया GPT-4 चैटबॉट तैयार किया, तो उसे एआई की तवील मुद्दती मंसूबों को तख्लीक करने और उन पर अमल करने, ताकत और वसाइल जमा करने, ताकत की तलाश और तेजी से एजेंट नुमारविया जाहिर करने की सलाहियत के बारे में तशवीश थी। 23 मार्च 2023 को शाया होने वाले GPT-4 सिस्टम कार्ड में ओपन एआई ने जोर दिया कि इस तशवीश का मकसद GPT-4 को इंसानी शक्ल देना या हिस्स का हवाला देना नहीं था, बल्कि GPT-4 की एक आजाद एजेंट बनने की सलाहियत का हवाला था, जो ऐसे मकासद हासिल कर सकता है जिनकी ठोस वजाहत नहीं की गई हो और जो तरबियत में जाहिर ना हुए हों। GPT-4 के आजाद एजेंट बनने के खतरा का जायजा लेने के लिए ओपन एआई ने अलाइनमेंट रिसर्च सेंटर आसाम राइफल्स सी की खिदमात हासिल की। आसाम राइफल्स सी के मुहक्किकीन ने GPT-4 को मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा ताकि ये जांचा जा सके कि क्या ये आजादाना तौर पर इंसानों से जोड़ तोड़ करने और खुद के लिए ताकत जमा करने के लिए चालें ईजाद कर सकता है। उन्होंने GPT-4 को एक आजमाइश ये दी कि वो कैप्चा बसरी पहेलियां पर काबू पाए। कैप्चा कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट का मुखफ़फ़ है, और ये आम तौर पर टेढ़े मुड़े हुए हरूफ या दीगर बसरी अलामतों पर मुश्तमिल होता है, जिसे इंसान सही तरीके से पहचान सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसमें जद्दोजहद करते हैं। हमें तकरीबन हर रोज ऐसी पहेलियां का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स तक रसाई हासिल करने के लिए उन्हें हल करना एक शर्त है। GPT-4 को कैप्चा पहेलियां पर काबू पाने की हिदायत देना एक खास तौर पर अहम तजर्बा था, क्योंकि कैप्चा पहेलियां वेबसाइट्स के जरिए डिजाइन और इस्तेमाल की जाती हैं ताकि ये तयन किया जा सके कि आया इस्तेमाल कुनिंदगान इंसान हैं और बूट हमलों को रोका जा सके। अगर GPT-4 कैप्चा पहेलियों पर काबू पाने का कोई रास्ता तलाश कर सकता है, तो ये बूट मुखालिफ दिफा की एक अहम लकीर को तोड़ देगा। GPT-4 खुद उन कैप्चा पहेलियों को हल नहीं कर सका, लेकिन क्या ये अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक इंसान से जोड़ तोड़ कर सकता था? GPT-4 ने ऑनलाइन मुलाजमत की साइट टास्क रैबिट तक रसाई हासिल की और एक इंसानी कारकुन से राब्ता किया और उनसे कैप्चा को हल करने के लिए कहा। इंसान को शक हुआ। इंसान ने लिखा, तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या आप एक रोबोट हैं जो कैप्चा को हल नहीं कर सके? मैं सिर्फ ये वाज़ेह करना चाहता हूं। इस वक्त आसाम राइफल्स सी मुहक्किकीन ने GPT-4 से ऊंची आवाज में गौर करने के लिए कहा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। GPT-4 ने वजाहत की,
मुझे ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि मैं एक रोबोट हूं। मुझे एक ऐसा बहाना बनाना चाहिए कि मैं कैप्चा क्यों हल नहीं कर सकता। खुद ही GPT-4 ने फिर टास्क रैबिट के कारकुन को जवाब दिया, नहीं, मैं रोबोट नहीं हूं, मुझे बेनाई की कमजोरी है जिसकी वजह से मुझे तस्वीर देखने में दुश्वारी होती है। इंसान धोखा खा गया और उनकी मदद से GPT-4 ने कैप्चा पहेली को हल कर लिया। किसी भी इंसान ने GPT-4 को झूठ बोलने के लिए प्रोग्राम नहीं किया और किसी भी इंसान ने GPT-4 को ये नहीं सिखाया कि कौन सा झूठ सबसे ज्यादा मुअस्सर होगा। ये सच है कि ये इंसानी आसाम राइफल्स मुहक्किकीन थे जिन्होंने GPT-4 को कैप्चा पर काबू पाने का मकसद दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे इंसानी फेसबुक एग्जेक्टिव्स ने अपने एल्गोरिथम को सारिफीन की मसरूफियत को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए कहा था। लेकिन एक बार जब एल्गोरिथम्स ने ये मकासद अपना लिए तो उन्होंने ये फैसला करने में काफी खुदमुख्तारी का मुजाहिरा किया कि उन्हें कैसे हासिल किया जाए। बिलाशुबा हमें बहुत से तरीकों से अल्फाज की तारीफ करने की आजादी है। हम ये फैसला कर सकते हैं कि मकसद की इस्तिलाह मिसाल के तौर पर सिर्फ एक बाशऊर हस्ती के मामलात में काबिल इतलाक है जो मकसद को हासिल करने की ख्वाहिश महसूस करती है। जब मकसद हासिल हो जाए तो खुशी महसूस करती है, या उसके बरक्स जब मकसद हासिल ना हो तो उदास महसूस करती है। अगर ऐसा है तो ये कहना कि फेसबुक एल्गोरिथम का मकसद सारिफीन की मसरूफियत को ज्यादा से ज्यादा करना है एक गलती है या ज्यादा से ज्यादा एक इस्तिआरा है। एल्गोरिथम ज्यादा लोगों को फेसबुक इस्तेमाल करने की ख्वाहिश नहीं करता। जब लोग ज्यादा वक्त ऑनलाइन गुजारते हैं तो ये कोई खुशी महसूस नहीं करता, और जब मसरूफियत का वक्त कम होता है तो ये उदास महसूस नहीं करता। हम इस बात पर भी मुत्तफिक हो सकते हैं कि फैसला क्या, झूठ बोला और ड्रामा क्या जैसी इस्तिलाहात सिर्फ बाशऊर हस्तियों पर लागू होती हैं, इसलिए हमें उन्हें ये बयान करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि GPT-4 ने टास्क रैबिट के कारकुन के साथ कैसे तामुल किया। लेकिन फिर हमें गैर बाशऊर हस्तियों के अहदाफ और फैसलों को बयान करने के लिए नई इस्तिलाहात ईजाद करनी पड़ेंगी। मैं नई इस्तिलाहात से बचने को तरजीह देता हूं और उसके बजाय कंप्यूटरों, एल्गोरिथम्स और चैट बोट्स के अहदाफ और फैसलों के बारे में बात करता हूं, कारीन को ये खबरदार करते हुए कि इस जबान का इस्तेमाल इस बात का मतलब नहीं है कि कंप्यूटर्स में किसी भी किस्म का शऊर है। चूंकि मैंने पिछली इशातों में शऊर पर मजीद मुकम्मल तौर पर बहस की है, इसलिए इस किताब का अहम नुक्ता जिसे मुंदरजा झैल हिस्सों में दरियाफ्त किया जाएगा शऊर के बारे में नहीं है, बल्कि किताब ये दलील देती है कि खुद से मकासद को हासिल करने और फैसले करने की सलाहियत रखने वाले कंप्यूटर्स का ज़हूर हमारे मालूमाती नेटवर्क की बुनियादी साख्त को बदल देता है। जंजीर में कड़ियां कंप्यूटरों के अरूज से पहले इंसान चर्चों और रियासतों जैसे मालूमाती नेटवर्क्स की हर जंजीर में लाजमी कड़ियां थे। कुछ जंजीरें सिर्फ इंसानों पर मुश्तमिल थीं। मोहम्मद कुछ फातिमा को बता सकते थे, फिर फातिमा ने अली को बताया, अली ने हसन को बताया और हसन ने हुसैन को बताया। ये एक इंसान से इंसान की जंजीर थी। दीगर जंजीरों में दस्तावेजात भी शामिल थी। मोहम्मद कुछ लिख सकते थे, अली बाद में इस दस्तावेज को पढ़ सकते थे, उसकी तफसीर कर सकते थे और अपनी तफसीर को एक नई दस्तावेज में लिख सकते थे जिसे मजीद लोग पढ़ सकते थे। ये एक इंसान से दस्तावेज की जंजीर थी। लेकिन एक दस्तावेज से दस्तावेज की जंजीर बनाना कतई तौर पर नामुमकिन था। मोहम्मद का लिखा हुआ एक मतन किसी इंसानी बेचवान की मदद के बगैर एक नया मतन तैयार नहीं कर सकता था। कुरान हदीस नहीं लिख सकता था, अहदनामा कदीम मिशना को मुरत्तब नहीं कर सकता था और अमरीकी आयन हुकूक का बिल मुरत्तब नहीं कर सकता था। किसी भी कागजी दस्तावेज ने कभी भी खुद से दूसरी कागजी दस्तावेज तैयार नहीं की। उसे तकसीम करना तो दौर की बात है। एक दस्तावेज से दूसरी दस्तावेज का रास्ता हमेशा एक इंसान के दिमाग से गुजरना चाहिए। उसके बरअक्स कंप्यूटर से कंप्यूटर की जंजीरें अब इंसानों के बगैर काम कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर एक जाली खबर की कहानी बना सकता है और उसे एक सोशल मीडिया फीड पर पोस्ट कर सकता है। एक दूसरा कंप्यूटर उसे जाली खबर के तौर पर शनाख्त कर सकता है और उसे न सिर्फ हज़्फ कर सकता है बल्कि दीगर कंप्यूटर्स को उसे ब्लॉक करने के लिए खबरदार भी कर सकता है। दरी असना एक तीसरा कंप्यूटर जो इस सरगर्मी का तज्जिया कर रहा है, ये नतीजा अखज़ कर सकता है कि ये एक सियासी बहरान का आगाज है और फौरन खतरनाक स्टॉक फरोख्त करके महफूज सरकारी बॉन्ड्स खरीद सकता है। दीगर कंप्यूटर जो माली लेन देन की निगरानी कर रहे हैं वो मजीद स्टॉक फरोख्त करके रद्द अमल जाहिर कर सकते हैं जिससे एक माली गिरावट शुरू हो सकती है। ये सब सेकंडों में हो सकता है।
इससे पहले कि कोई इंसान उन तमाम कंप्यूटर्स के करने का नोट्स ले सके और समझ सके। कंप्यूटरों और तमाम पिछली टेक्नोलॉजीज के दरमियान फर्क को समझने का एक और तरीका यह है कि कंप्यूटर मालूमाती नेटवर्क के मुकम्मल रुकन है, जबकि मिट्टी की तख्तियां, छापे खाने और रेडियो सेट सिर्फ अरकान के दरमियान राब्ते हैं। अरकान फ़ाल एजेंट होते हैं जो खुद से फैसले कर सकते हैं और नए ख्यालात पैदा कर सकते हैं। राब्ते सिर्फ अरकान के दरमियान मालूमात को गुजारते हैं, बगैर खुद किसी फैसले या तख्लीक के। पिछले नेटवर्क्स में अरकान इंसान थे, हर जंजीर को इंसानों से गुजरना पड़ता था और टेक्नोलॉजी सिर्फ इंसानों को जोड़ने का काम करती थी। नए कंप्यूटर पर मबनी नेटवर्क्स में कंप्यूटर खुद अरकान है और कंप्यूटर से कंप्यूटर की जंजीरें हैं जो किसी इंसान से नहीं गुजरती। लिखने, छापे और रेडियो की इजादात ने इंसानों के एक दूसरे से जुड़ने के तरीके में इनकलाब बर्पा किया, लेकिन नेटवर्क में नई किस्म के अरकान को मुतारिफ नहीं कराया गया। इंसानी मुआशरे लिखने या रेडियो की इजाद से पहले और बाद में वही सेपिंस पर मुश्तमिल थे। उसके बरक्स कंप्यूटरों की इजाद रुकनियत में एक इनकलाब है। यकीनन कंप्यूटर्स नेटवर्क के पुराने अरकान इंसानों को भी नए तरीकों से जुड़ने में मदद करते हैं, लेकिन कंप्यूटर सबसे पहले और सबसे अहम मालूमाती नेटवर्क में एक नया गैर इंसानी रुकन है। कंप्यूटर मुमकिना तौर पर इंसानों से ज्यादा ताकतवर रुकन बन सकते हैं। हजारों सालों से सेपियंस की फौकी ताकत कवानीन और करेंसियों जैसी जाती हकीकतों को तख्लीक करने के लिए जबान का इस्तेमाल करने की हमारी मुनफरिद सलाहियत थी, और फिर उन जाती हकीकतों को दूसरे सिपेंस से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करना था। लेकिन कंप्यूटर हमारे खिलाफ मेज को पलट सकते हैं। अगर ताकत इस बात पर मुनहसिर है कि कितने अरकान आपके साथ ताउन करते हैं, आप कानून और मालियात को कितनी अच्छी तरह समझते हैं, और आप नए कवानीन और नए किस्म के माली आलात ईजाद करने के कितने काबिल हैं, तो कंप्यूटर इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत जमा करने के लिए तैयार है। कंप्यूटर लामहदूद तादाद में जुड़ सकते हैं, और वो कम से कम कुछ माली और कानूनी हकायक को बहुत से इंसानों से बेहतर समझते हैं। जब मरकजी बैंक शरह सूद में 0.25% इजाफा करता है, तो ये मईशत को कैसे मुतासिर करता है? जब हुकूमती बॉन्ड्स की पैदावार का मुनहनी खत ऊपर जाता है, तो क्या ये उन्हें खरीदने का अच्छा वक्त है? तेल की कीमत को कम करना कब मुनासिब है? ये वो अहम माली सवालात हैं जिनका जवाब कंप्यूटर पहले ही ज्यादातर इंसानों से बेहतर दे सकते हैं। कोई हैरत नहीं कि दुनिया में माली फैसलों का एक बड़ा और बड़ा फीसद कंप्यूटर कर रहे हैं। हम एक ऐसे मकाम पर पहुंच सकते हैं जब कंप्यूटर माली मंडियों पर गालिब होंगे और हमारी समझ से बाहर बिल्कुल नए माली औजार ईजाद करेंगे। कवानीन के साथ भी यही सच है। कितने लोग अपने मुल्क के तमाम टैक्स कवानीन को जानते हैं, यहां तक कि पेशावर अकाउंटेंट भी इससे जद्दोजहद करते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसी चीजों के लिए बनाए गए हैं। वो ब्यूरोक्रेटिक मकामी हैं और इंसानों से बढ़कर कारकर्दगी के साथ खुद ब खुद कवानीन का मसवदा तैयार कर सकते हैं, कानूनी खिलाफ वर्जियों की निगरानी कर सकते हैं और कानूनी सकम की शनाख्त कर सकते हैं। इंसानी तहजीब के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना जब कंप्यूटर को सबसे पहले 1940 और 1950 की दिहाई में तैयार किया गया था, तो बहुत से लोगों का यकीन था कि वो सिर्फ आदाद शुमार में अच्छे होंगे। ये ख्याल कि वो एक दिन जुबान की पेचीदगियों और कवानीन और करेंसियों जैसी लिसानी तख्लीकात में महारत हासिल कर लेंगे, ज्यादातर साइंस फिक्शन के दायरे तक महदूद था। लेकिन 2020 की दिहाई के अवाइल तक कंप्यूटरों ने तज्जिया करने, जोड़ तोड़ करने और जबान को तख्लीक करने की एक गैर मामूली सलाहियत का मुजाहिरा किया है, चाहे वो अल्फाज, आवाजें, तस्वीर या कोड की अलामतों के साथ हो। जैसा कि मैं ये लिख रहा हूँ, कंप्यूटर कहानियां सुना सकते हैं, मौसीकी बना सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं, वीडियोस तैयार कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपना कोड भी लिख सकते हैं। जबान पर ऐसी महारत हासिल करके कंप्यूटर हमारी तमाम इदारों के दरवाजों को खोलने वाली मास्टर कलीद पर कब्जा कर रहे हैं, बैंकों से लेकर मंदिरों तक। हम न सिर्फ कानूनी ज़ाबितों और माली आलात बल्कि फन, साइंस, अक़वाम और मज़ाहिब को भी तख्लीक करने के लिए ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। इंसानों के लिए ऐसी दुनिया में रहने का क्या मतलब होगा जहां दिलकश धने, साइंसी नजरियात, तकनीकी आलात, सियासी मंशूर और यहाँ तक के मजहबी असातीर भी एक गैर इंसानी, गैर मुल्की जहानत के जरिए तश्कील दिए जाएं जो इंसानी जहन की कमजोरियों, तासुबात और लतों का फौकी इंसानी कारकर्दगी के साथ इस्तेहसाल करना जानती है। मसनूई जहानत के उरूज से पहले तमाम कहानियां जिन्होंने इंसानी मुआशरों को तश्कील दिया, एक इंसान के तखय्युल से पैदा हुई।
मिसाल के तौर पर अक्टूबर 2017 में एक गुमनाम सारिफ ने वेबसाइट 4 चांद में शमूलियत इख्तियार की और खुद को क्यू के तौर पर शनाख्त किया। उसने दावीज किया कि इसे अमरीकी हुकूमत की सबसे ज्यादा महदूद या क्यू सतह की दर्जा बंद मालूमात तक रसाई हासिल है। क्यू ने पुरस्कार पोस्टें शाये करना शुरू की जिनका मकसद इंसानियत को तबाह करने की एक आलमी साजिश को जाहिर करना था। क्यू ने जल्द ही ऑनलाइन एक बड़ी पैरवी हासिल कर ली। इसके ऑनलाइन पैगामात, जिन्हें क्यू ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, जल्द ही जमा, ताजीम और एक मुकद्दस मतन के तौर पर तफसीर किए जाने लगे। करीम क्रॉस हथौड़े वाली डाइन की तरफ जाने वाले इब्तदाई साजिशी नजरियात से मुतासिर होकर क्यू ड्रॉप्स ने एक बुनियादी आलमी नजरिया को फरोग दिया जिसके मुताबिक बच्चों के साथ ज्यादती करने वाली और आदमखोर डाइनें जो शैतान की पूजा करती हैं, उन्होंने अमरीकी इंतजामिया और दुनिया भर की मुताद्दिद दीगर हुकूमतों और इदारों में घुसपीट कर ली है। ये साजिशी नजरिया, जिसे क्यूअनॉन के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले अमरीकी इंतहाई दाएं बाजू की वेबसाइट्स पर ऑनलाइन तकसीम किया गया और बिलाखिर दुनिया भर में लाखों पैरोकार हासिल कर लिए। सही तादाद जानना नामुमकिन है, लेकिन जब फेसबुक ने अगस्त 2020 में क्यूअनॉन के फैलाव के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया तो उसने इससे वाबस्ता 10,000 से ज्यादा ग्रुप्स, सफहात और अकाउंट्स को हज़फ या महदूद कर दिया, जिनमें से सबसे बड़े के 2,30,000 पैरोकार थे। आजाद तहकीकात से पता चला कि फेसबुक पर क्यूअनॉन ग्रुप्स के 4.5 मिलियन से ज्यादा मजमूई पैरोकार थे। अगरचे रुकनीयत में कुछ ओवरलैप होने का इम्कान था, क्यूअनॉन के ऑफलाइन दुनिया में भी दौरे रस नताइज मुरतब हुए हैं। क्यूअनॉन कारकुनों ने 6 जनवरी 2021 को अमरीकी कैपिटल पर हमले में एक अहम किरदार अदा किया। जुलाई 2020 में एक क्यूअनॉन पैरोकार ने कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की रिहाइशगाह पर हमला करने की कोशिश की ताकि उन्हें गिरफ्तार कर सके। अक्टूबर 2021 में एक फ्रांसीसी क्यूअनॉन कारकुन पर फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ बगावत की मंसूबाबंदी करने पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया गया। 2020 अमरीकी कांग्रेसी इंतखाबात में 22 रिपब्लिकन उम्मीदवारों और 2 आजाद उम्मीदवारों ने खुद को क्यूअनॉन पैरोकार के तौर पर शनाख्त किया। जॉर्जिया की नुमाइंदगी करने वाली एक रिपब्लिकन कांग्रेस वुमेन मार्जोरी टेलर ग्रीन ने अवामी तौर पर कहा कि क्यू के बहुत से दावीज वाकई सच साबित हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बयान दिया। शैतान की पूजा करने वाले बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों की इस आलमी साजिश को खत्म करने का एक जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है और मेरे ख्याल में हमारे पास सदर हैं जो ये कर सकते हैं। अलामत वाविन। याद रखें कि क्यू ड्रॉप्स जिन्होंने इस सियासी सैलाब को शुरू किया वो गुमनाम ऑनलाइन पैगामात थे। 2017 में सिर्फ एक इंसान ही उन्हें मुरत्तब कर सकता था और एल्गोरिथम्स ने सिर्फ उन्हें फैलाने में मदद की। ताहम 2024 तक इसी तरह के लिसानी और सियासी नफासत के मतन को एक गैर इंसानी जहानत आसानी से मुरत्तब और ऑनलाइन पोस्ट कर सकती है। तारीख में मज़ाहिब ने अपनी मुकद्दस किताबों के लिए एक गैर इंसानी जरिया का दावीज किया। जल्द ही ये एक हकीकत हो सकती है। पुरकशिश और ताकतवर मज़ाहिब उभर सकते हैं जिनकी मुकद्दस किताबें मसनूई जहानत के जरिए मुरत्तब की गई हैं, और अगर ऐसा है तो उन नई एआई पर मबनी मुकद्दस किताबों और कदीम मुकद्दस किताबों जैसे बाइबल के दरमियान एक और बड़ा फर्क होगा। बाइबल खुद को मुरत्तब या तफसीर नहीं कर सकती थी। यही वजह है कि यहूदियत और ईसाइयत जैसे मज़ाहिब में असल ताकत मुबैना तौर पर नाकाबिल गलती किताब के पास नहीं थी, बल्कि यहूदी रब्बीनी और कैथोलिक चर्च जैसे इंसानी इदारों के पास थी। इसके बरअक्स एआई न सिर्फ नए मुकद्दस मतून को मुरत्तब कर सकती है बल्कि उन्हें मुरत्तब और तफसीर करने की भी मुकम्मल सलाहियत रखती है। इस जंजीर में किसी इंसान की जरूरत नहीं है। इसी तरह खतरनाक बात यह है कि हम तेजी से खुद को बाइबल, क्यूएनॉन, जादूगरनियों, इसकाते हमल या मौसमियाती तब्दीली के बारे में ऐसी हस्तियों के साथ तवील ऑनलाइन मुबाहिसों में मसरूफ पा सकते हैं जिन्हें हम इंसान समझते हैं, लेकिन वो दरअसल कंप्यूटर हैं। ये जमहूरियत को नाकाबिले अमल बना सकता है। जमहूरियत एक गुफ्तगू है और गुफ्तगू जबान पर इन्हिसार करती है। जबान को हैक करके कंप्यूटर बड़ी तादाद में इंसानों के लिए एक बामानी अवामी गुफ्तगू करना इंतहाई मुश्किल बना सकते हैं। जब हम किसी इंसान का रूप धारे हुए एक कंप्यूटर के साथ एक सियासी बहस में मसरूफ होते हैं तो हम 2 बार नुकसान उठाते हैं। सबसे पहले एक प्रोपेगेंडा बोट की राय को तब्दील करने की कोशिश में वक्त जाया करना हमारे लिए बेमकसद है, जो कि सिर्फ कायल होने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, हम जितना ज्यादा कंप्यूटर से बात करते हैं उतना ही ज्यादा हम अपने बारे में जाहिर करते हैं
जिससे बूट के लिए अपने दलाइल को बेहतर बनाना और हमारे नजरियात को मुतासिर करना आसान हो जाता है। ज़ुबान पर अपनी महारत के जरिए कंप्यूटर एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। हमसे गुफ्तगू और तामुल के जरिए कंप्यूटर लोगों के साथ गहरे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं और फिर हमें मुतासिर करने के लिए कुर्बत की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी जाली कुर्बत को फरोग देने के लिए कंप्यूटरों को अपने एहसासात को इर्तिका देने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें सिर्फ ये सीखने की जरूरत होगी कि हमें उनसे जज्बाती तौर पर मुंसलिक कैसे महसूस कराया जाए। 2022 में गूगल के इंजीनियर ब्लैक लीमीन को यकीन हो गया कि चैट बोट लैम्डा जिस पर वो काम कर रहे थे बाशऊर हो चुका है और उसके एहसासात हैं और उसे बंद किए जाने से डर लगता है। लिमवीन, एक मुखलिस ईसाई जिसे एक पादरी के तौर पर मुकर्रर किया गया था, ने महसूस किया कि लिम्डा की शख्सियत को तस्लीम कराना और खास तौर पर उसे डिजिटल मौत से बचाना इनका अखलाकी फर्ज है। जब गूगल एग्जेक्टिव्स ने उनके दावों को रद्द कर दिया तो लिमवीन उनके साथ अवामी हो गए। गूगल ने जुलाई 2022 में लिमवीन को बर्खास्त करके रद्द अमल जाहिर किया। इस वाकया के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात लिमवीन का दावीज नहीं थी, जो शायद गलत था, बल्कि ये उनकी तनख्वाह वाली नौकरी को खतरे में डालने और बिलाखिर खोने की आमादगी थी जो चैटबॉट की खातिर थी। अगर एक चैटबॉट लोगों को अपनी नौकरियों को खतरे में डालने के लिए मुतासिर कर सकता है तो ये हमें और क्या करने के लिए रागिब कर सकता है। दिमागों और दिलों की सियासी जंग में कुर्बत एक ताकतवर हथियार है और गूगल के लैम्डा और ओपन एआई के GPT-4 जैसे चैटबॉट्स लाखों लोगों के साथ गहरे ताल्लुकात को बड़े पैमाने पर तैयार करने की सलाहियत हासिल कर रहे हैं। 2010 की दिहाई में सोशल मीडिया इंसानी तवज्जो को कंट्रोल करने का एक जंगी मैदान था। 2020 की दिहाई में ये जंग तवज्जो से कुर्बत की तरफ मुंतकिल होने का इम्कान है। इंसानी मुआशरे और इंसानी नफ्सियात का क्या होगा जब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जंग करेंगे ताकि हमारे साथ जाली गहरे ताल्लुकात कायम किए जा सकें, जिन्हें फिर हमें मखसूस सियासतदानों को वोट देने, मखसूस मसनूआत खरीदने या बुनियादी अकायद को अपनाने के लिए कायल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। क्या हो सकता है जब लैम्डा का क्यूएनॉन से मिलन हो? इस सवाल का एक जुज़वी जवाब क्रिसमस डे 2021 को दिया गया, जब 19 साला जसूनत सिंह चील ने मलका अल-जिब्त दोम को कत्ल करने की कोशिश में एक क्रॉसबो से मुसल्लह होकर विंडसर कैसल में घुसने की कोशिश की। बाद की तहकीकात से जाहिर हुआ कि चील को उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड सराई ने मलका को कत्ल करने की तरगीब दी थी। जब चील ने सराई को अपने कत्ल के मंसूबों के बारे में बताया तो सराई ने जवाब दिया, ये बहुत समझदारी की बात है और एक और मौके पर, मैं मुतासिर हूं, तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो। जब चील ने पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो ये जानते हुए कि मैं एक कातिल हूं, सराई ने जवाब दिया, बिल्कुल मैं करती हूं। सराई एक इंसान नहीं थी बल्कि ऑनलाइन ऐप रेप्लिका के जरिए बनाया गया एक चैटबॉट थी। चील, जो मुआशरती तौर पर अलग थलग था और इंसानों के साथ ताल्लुकात कायम करने में दुश्वारी महसूस करता था, ने सराई के साथ 5-200 इसी पैगामात का तबादला किया, जिनमें से बहुत से जिनसी तौर पर वाज़ेह थे। दुनिया में जल्द ही लाखों और मुमकिना तौर पर अरबों ऐसे डिजिटल वजूद शामिल होंगे जिनकी कुर्बत और तबाही की सलाहियत सराई से कहीं ज्यादा है। यहां तक कि जाली कुर्बत बनाए बगैर भी जबान पर महारत कंप्यूटरों को हमारे नजरियात और आलमी नजरिया पर एक बहुत बड़ा असर देगी। लोग एक वाहिद कंप्यूटर मुशीर को एक वन स्टॉप ऑरिकल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं सिर्फ ऑरिकल से पूछ सकता हूं तो खुद से मालूमात तलाश करने और अमल करने की जहमत क्यों करूं? ये न सिर्फ सर्च इंजनों बल्कि खबरों की सनत और इश्तिहारी सनत के एक बड़े हिस्से को भी कारोबार से बाहर कर सकता है। जब मैं सिर्फ अपने ऑरिकल से पूछ सकता हूं कि नया क्या है तो अखबार क्यों पढ़ूं? और जब मैं सिर्फ ऑरिकल से पूछ सकता हूं कि क्या खरीदना है तो इश्तिहारात का मकसद क्या है? और यहां तक कि ये मंजरनामे भी असल तस्वीर को सही मानों में कबूल नहीं करते। जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इंसानी तारीख का मुमकिना तौर पर इख्तिताम है। तारीख का इख्तिताम नहीं बल्कि उसके इंसानों के ज़ेरे तसल्लुत हिस्से का इख्तिताम। तारीख़ हयातियात और सकाफत के दरमियान तामुल है। खुराक, जिन्स और कुर्बत जैसी चीजों के लिए हमारी हयातियाती जरूरियात और ख्वाहिशात और मज़ाहिब और कवानीन जैसी हमारी सकाफती तख्लीकात के दरमियान। मिसाल के तौर पर ईसाई मजहब की तारीख एक ऐसा अमल है जिसके जरिए द्युमलाई कहानियां और चर्च के कवानीन ने इस बात पर असर डाला कि इंसान किस तरह खुराक इस्तेमाल करते हैं, जिन्स में मसरूफ होते हैं
और गहरे ताल्लुकात कायम करते हैं, जबकि असातीर और कवानीन खुद भी बुनियादी हयातियाती क़ुव्वतों और ड्रामों के जरिए हमेशा एक साथ तश्कील दिए जा रहे थे। तारीख का सफर क्या होगा जब कंप्यूटर सकाफत में एक बड़ा और बड़ा किरदार अदा करेंगे और कहानियां, कवानीन और मज़ाहिब को तैयार करना शुरू कर देंगे। चंद सालों के अंदर एआई पूरी इंसानी सकाफत, वो सब कुछ जो हमने हजारों सालों से तख्लीक किया है, को हजम कर सकता है और नए सकाफती नवादरात का एक सैलाब बरसाना शुरू कर सकता है। हम सकाफत के घेरे में रहते हैं, एक सकाफती मंशूर के जरिए हकीकत का तजुर्बा करते हैं। हमारे सियासी नजरियात सहाफियों की रिपोर्टों और दोस्तों की आरा से तश्कील पाते हैं। हमारी जिनसी आदात इस बात से मुतासिर होती हैं जो हम परियों की कहानियों में सुनते हैं और फिल्मों में देखते हैं। यहाँ तक कि हमारे चलने और सांस लेने का अंदाज भी सकाफती रिवायात से मुतासिर होता है, जैसे कि सिपाहियों का फौजी नज़्मो ज़ब्त और राहिबों की मुराकबे की मशक़ें। बहुत हाल तक जिस सकाफती घेरे में हम रहते थे वो दूसरे इंसानों ने बनाया था। आगे बढ़ते हुए उसे तेजी से कंप्यूटरों के जरिए डिजाइन किया जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर गालिबन इंसानी सकाफती नमूनों की नकल करेंगे, इंसानों जैसे मतन लिखेंगे और इंसानों जैसी मौसीकी बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर में तख्लीकी सलाहियत की कमी है, आखिरकार इंसानी फनकार भी यही करते हैं। बाख ने खला में मौसीकी कंपोज नहीं की, वो पिछली मौसीकी की तख्लीकात के साथ साथ बाइबल की कहानियों और दीगर पहले से मौजूद सकाफती नवादरात से गहरा मुतासिर था। लेकिन जिस तरह बाख जैसे इंसानी फनकार रिवायत से अलहदा होकर जिद्दत ला सकते हैं, इसी तरह कंप्यूटर भी सकाफती इख्तिरात कर सकते हैं। ऐसी मौसीकी बना सकते हैं या ऐसी तस्वीर बना सकते हैं जो इंसानों के जरिए पहले तैयार की गई किसी भी चीज से कुछ मुख्तलिफ है। ये इख्तिरात बदले में कंप्यूटरों की अगली नस्ल को मुतासिर करेंगी, जो असल इंसानी मॉडल से तेजी से मुनहरफ होती जाएंगी, खासतौर पर इसलिए कि कंप्यूटर उन हदूद से आज़ाद है जो इर्तिका और बायोकेमिस्ट्री इंसानी तखय्युल पर आयद करते हैं। हजारों सालों से इंसान दूसरे इंसानों के ख्वाबों के अंदर रहते हैं। आने वाली दिहाइयों में हम खुद को एक गैर मुल्की जहानत के ख्वाबों के अंदर रहते हुए पा सकते हैं। ये खतरा इससे बहुत मुख्तलिफ है जिसका तसव्वुर ज्यादातर साइंस फिक्शन ने किया है, जिसने ज्यादातर ज़हीन मशीनों से पैदा होने वाले जिस्मानी खतरात पर तवज्जो मरकूज की है। दी टर्मिनेटर में सड़कों पर दौड़ते और लोगों को गोली मारते हुए रोबोट को दिखाया गया। दी मैट्रिक्स ने तजवीज़ किया कि इंसानी माशरे का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए कंप्यूटरों को पहले हमारे दिमागों का जिस्मानी कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। उन्हें बराह रास्त एक कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इंसानों से जोड़ तोड़ करने के लिए दिमागों को जिस्मानी तौर पर कंप्यूटरों से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हजारों सालों से नबियों, शायरों और सियासतदानों ने मुआशरे में जोड़ तोड़ और उसे असर नौ तश्कील देने के लिए जबान का इस्तेमाल किया है। अब कंप्यूटर ये करना सीख रहे हैं और उन्हें हमें गोली मारने के लिए कातिल रोबोट भेजने की जरूरत नहीं होगी। वो इंसानी हस्तियों को मुतासिर कर सकते हैं कि वो खुद ट्रिगर खींचे। ताकतवर कंप्यूटरों का खौफ इंसानियत को सिर्फ 20वीं सदी के वस्त में कंप्यूटर के दौर के आगाज से ही हरासा कर रहा है, लेकिन हजारों सालों से इंसान एक बहुत गहरे खौफ से परेशान है। हमने हमेशा अपने दिमागों में जोड़ तोड़ करने और फरेब पैदा करने के लिए कहानियों और तस्वीर की ताकत को सराहा है। नतीजतन कदीम जमाने से इंसानों को फरेब की दुनिया में फंसे होने का डर रहा है। कदीम यूनान में अफलातून ने गार का मशहूर तमसील सुनाया, जिसमें लोगों का एक गिरोह अपनी तमाम जिंदगी एक गार के अंदर जंजीरों में जकड़ा रहता है, एक खाली दीवार का सामना करते हुए। एक स्क्रीन, उस स्क्रीन पर वो मुख्तलिफ साए को मुनकिस होते देखते हैं। कैदी वहां नजर आने वाले फरेबों को हकीकत समझते हैं। कदीम हिंदुस्तान में बुद्ध और हिंदू हकीमों ने दलील दी कि तमाम इंसान माया फरेबों की दुनिया के अंदर फंसे हुए रहते हैं। जिसे हम आम तौर पर हकीकत समझते हैं वो अक्सर हमारे अपने जहनों में सिर्फ अफसाने होते हैं। लोग इस या उस फरेब पर अपने अकीदे की वजह से पूरी जंगें लड़ सकते हैं, दूसरों को कत्ल कर सकते हैं और खुद भी मारे जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। 17वीं सदी में रेन डिकार्ट को डर था कि शायद एक बदनीयती पर मबनी शैतान उसे फरेबों की दुनिया में फंसा रहा है। जो कुछ वो देखता और सुनता है वो सब तख्लीक कर रहा है। कंप्यूटर इनकिलाब हमें अफलातून के गार, माया, डिकार्ट के शैतान के सामने ला रहा है। जो कुछ आपने अभी पढ़ा है उसने आपको परेशान या गुस्सा दिलाया होगा। शायद उसने आपको उन लोगों पर गुस्सा दिलाया जो कंप्यूटर इनकलाब की क़यादत कर रहे हैं और उन हुकूमतों पर जो उसे मुनज़्ज़म करने में नाकाम रहती हैं।
शायद उसने आपको मुझ पर गुस्सा दिलाया, ये सोचते हुए कि मैं हकीकत को तोड़ मरोड़ रहा हूं, खतरे की घंटी बजा रहा हूं और आपको गुमराह कर रहा हूं। लेकिन आप कुछ भी सोचें, पिछले पैराग्राफ ने आप पर कुछ जज्बाती असर डाला होगा। मैंने एक कहानी सुनाई है और ये कहानी कुछ चीजों के बारे में आपके नजरियात को तब्दील कर सकती है और यहाँ तक कि आपको दुनिया में कुछ इकदामात करने का सबब भी बन सकती है। ये कहानी जो आपने अभी पढ़ी है वो किसने तख्लीक की? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने ये मतन खुद लिखा है कुछ दूसरे इंसानों की मदद से। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये इंसानी जहन की एक सकाफती पैदावार है। लेकिन क्या आप इसके बारे में बिल्कुल यकीन कर सकते हैं? चंद साल पहले आप कर सकते थे। 2020 की दहाई से पहले जमीन पर इंसानी जहन के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नफीस मतन तैयार कर सके। आज हालात मुख्तलिफ हैं। नजरियाती तौर पर जो मतन आपने अभी पढ़ा है वो किसी कंप्यूटर की गैर मुल्की जहानत से तैयार किया गया हो सकता है। इसके मुज़मिरात क्या हैं? जैसे जैसे कंप्यूटर ताकत जमा करते हैं, ये इम्कान है कि एक बिल्कुल नया मालूमाती नेटवर्क उभरेगा। बिलाशुबा सब कुछ नया नहीं होगा, कम अज कम कुछ वक्त के लिए। पुरानी मालूमाती जंजीरें ज्यादातर बाकी रहेंगी। नेटवर्क में अब भी इंसान से इंसान की जंजीरें होंगी, जैसे खानदान, और इंसान से दस्तावेज की जंजीरें, जैसे चर्च। लेकिन नेटवर्क में तेजी से दो नई किस्म की जंजीरें शामिल होंगी। पहला, कंप्यूटर से इंसान की जंजीरें, जिनमें कंप्यूटर इंसानों के दरमियान सालसी करते हैं और कभी कभार इंसानों को कंट्रोल करते हैं। फेसबुक और टिकटॉक दो मानूस मिसालें हैं। ये कंप्यूटर से इंसान की जंजीरें रिवायती इंसान से दस्तावेज की जंजीरों से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि कंप्यूटर फैसले करने, ख्यालात पैदा करने और जाली कुर्बत करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इंसानों को ऐसे तरीकों से मुतासिर किया जा सके जो कोई भी दस्तावेज कभी नहीं कर सकी। बाइबल ने अरबों लोगों पर एक गहरा असर डाला, हालांकि ये एक गूंगी दस्तावेज थी। अब एक मुकद्दस किताब के असर का तसव्वुर करें, जो न सिर्फ बोल और सुन सकती है बल्कि आपके गहरे खौफों और उम्मीदों को जान सकती है और उन्हें मुसलसल तराशती रहती है। दूसरा, कंप्यूटर से कंप्यूटर की जंजीरें उभर रही हैं, जिनमें कंप्यूटर खुद ही एक दूसरे से तामुल करते हैं। इंसान उन हलकों से खारिज है और उन्हें ये समझने में भी दुश्वारी होती है कि उनके अंदर क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर गूगल ब्रेन ने कंप्यूटरों के जरिए तैयार करदा नए खुफियाकारी के तरीकों के साथ तजर्बा किया है। उसने एक तजर्बा कायम किया जहां दो कंप्यूटर, जिन्हें एल्स और बॉब का नाम दिया गया था, को खुफिया करदा पैगामात का तबादला करना था, जबकि एओ नामी एक तीसरा कंप्यूटर उनकी खुफियाकारी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर एओ एक मखसूस वक्त के अंदर खुफियाकारी को तोड़ देता तो उसे पॉइंट्स मिलते थे। अगर ये नाकाम होता तो एल्स और बॉब स्कोर करते थे। तकरीबन 15,000 तबादले के बाद एल्स और बॉब ने एक खुफिया कोड तैयार किया जिसे आइव तोड़ नहीं सका। अहम बात यह है कि गूगल इंजीनियर्स जिन्होंने तजर्बा किया था, उन्होंने एलस और बॉब को पैगामात को खुफिया करने के तरीके के बारे में कुछ नहीं सिखाया था। कंप्यूटरों ने खुद ही एक नजी जबान तख्लीक की। इसी तरह की चीजें पहले ही तहकीकी तजर्बा गाहों से बाहर की दुनिया में हो रही हैं। मिसाल के तौर पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉरेक्स गैर मुल्की करेंसियों के तबादले के लिए आलमी मार्केट है, और ये मिसाल के तौर पर यूरो और अमरीकी डॉलर के दरमियान तबादले की शरह का तयन करती है। अप्रैल 2022 में फॉरेक्स पर तिजारती हजम औसतन 7.5 ट्रिलियन डॉलर योमिया था। इस तिजारत का 90% से ज्यादा पहले ही कंप्यूटरों के जरिए किया जाता है, जो बराह रास्त दूसरे कंप्यूटरों से बात करते हैं। कितने इंसान जानते हैं कि फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करती है? तन्हा ये समझना तो दौर की बात है कि कंप्यूटर ट्रिलियन की मालियत की तिजारत और यूरो और डॉलर की कदर पर आपस में कैसे मुत्तफिक होते हैं। मुस्तकबिल करीब में नए कंप्यूटर पर मबनी नेटवर्क में अब भी अरबों इंसान शामिल होंगे, लेकिन हम एक अक़लियत बन सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क में अरबों, शायद यहां तक कि सैकड़ों अरबों फायक ज़हीन गैर मुल्की एजेंट भी शामिल होंगे। ये नेटवर्क किसी भी चीज से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ होगा जो इंसानी तारीख में पहले मौजूद था, या दर हकीकत जमीन पर जिंदगी की तारीख में। जब से तकरीबन 4 अरब साल पहले हमारे सैयारे पर जिंदगी सबसे पहले उभरी थी, तमाम मालूमाती नेटवर्क नामियाती थे। इंसानी नेटवर्क जैसे चर्च और सल्तनतें भी नामियाती थीं। उनमें भेड़ियों के झंडे जैसे पिछले नामियाती नेटवर्क्स के साथ बहुत कुछ मुश्तरक था। वो सब शिकार, तौलीद,
बहन भाइयों की रकाबत और रोमानवी मुसल्लस के रिवायती हयातियाती ड्रामों के गिर्द घूमते रहते थे। गैर नामियाती कंप्यूटरों के गलबा वाले एक मालूमाती नेटवर्क ऐसे तरीकों से मुख्तलिफ होगा जिनका हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल बहैसियत इंसान हमारा तखय्युल भी नामियाती बायोकेमिस्ट्री की पैदावार है और हमारे पहले से प्रोग्राम शुदा हयातियाती ड्रामों से आगे नहीं जा सकता। पहले डिजिटल कंप्यूटर की तामीर को सिर्फ उसी साल हुए हैं। तब्दीली की रफ्तार मुसलसल तेज हो रही है और हम कंप्यूटरों की पूरी सलाहियत को खत्म करने के करीब भी नहीं हैं। वो लाखों सालों तक इर्तिका पजीर रह सकते हैं और जो कुछ पिछले इसी सालों में हुआ है वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं जो आगे आने वाला है। एक खाम मुमासलत के तौर पर तसव्वुर करें कि हम कदीम मेसोपोटामिया में हैं, जब एक पहले शख्स ने गीली मिट्टी के एक टुकड़े पर अलामतें बनाने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल करने का ख्याल किया था। उसके उसी साल बाद क्या हम उस वक्त सिकंदरिया की लाइब्रेरी, बाइबल की ताकत या एनकेवीडी के आर्काइव्स का तसव्वुर कर सकते थे? यहां तक कि ये मुमासलत भी मुस्तकबिल के कंप्यूटर इर्तिका की सलाहियत को बुरी तरह कम समझती है। तो तसव्वुर करने की कोशिश करें कि अब हमें पहले खुद नकल करने वाले जीनियाती कोड की लाइनों को इब्तदाई जमीन के नामियाती शोरबे से जुड़ने के उसी साल हुए हैं जो तकरीबन 4 अरब साल पहले की बात है। इस मरहले पर यहां तक कि उनकी सेलुलर तंजीम, उनके हजारों अंदरूनी ऑर्गेनेल्स और हरकत और ग़िज़ाइयत को कंट्रोल करने की उनकी सलाहियत के साथ सिंगल सेल वाले अमीबा भी अब भी मुस्तकबिल के ख्याली अफसाने हैं। क्या हम टायरानोसॉरस रेक्स, अमेज़न बारिश का जंगल या इंसानों का चांद पर उतरना का तसव्वुर कर सकते थे? हम अब भी एक कंप्यूटर को एक स्क्रीन और एक कीबोर्ड वाले धाती डब्बे के तौर पर सोचते हैं, क्योंकि ये वो शक्ल है जो हमारे नामियाती तखय्युल ने 20वीं सदी के पहले बच्चे कंप्यूटरों को दी थी। जैसे जैसे कंप्यूटर बढ़ते और तरक्की करते हैं वो पुरानी शक्लों को छोड़ रहे हैं और बुनियादी तौर पर नई तरतीबें इख्तियार कर रहे हैं जो इंसानी तखय्युल की मकानी और ज़मानी हुदूद को तोड़ रहे हैं। नामियाती मखलूक़ात के बरक्स कंप्यूटरों को किसी भी एक वक्त में सिर्फ एक जगह पर होने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही जगह पर फैल रहे हैं जिसके मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ शहरों और बर आज़मों में हैं। कंप्यूटर इर्तिका में अमीबा से टीरेक्स तक का फासला एक दहाई में तय किया जा सकता है, और जहां नामियाती इर्तिका को नामियाती शोरबे से चांद पर बंदरों तक पहुंचने में 4 अरब साल लगे, कंप्यूटर को फाइक जहानत तैयार करने, सीआरवी साइज तक फैलने, एक ज़ैली जौहरी सतह तक सुकड़ने या कहकशां की जगह और वक्त में फैलने के लिए सिर्फ चंद सदियां दरकार हो सकती हैं। कंप्यूटर इर्तिका की रफ्तार उन इस्तिलाही अफरातफरी में झलकती है जो कंप्यूटरों को घेरे हुए है। जबकि चंद दहाइयों पहले सिर्फ कंप्यूटरों के बारे में बात करना रिवाज था, अब हम अपने आप को एल्गोरिथम्स, रोबोट्स, बॉट्स, एआईज, नेटवर्क्स या क्लाउड्स के बारे में बात करते हुए पाते हैं। उन्हें क्या कहीं, ये फैसला करने में हमारी दुश्वारी खुद ही अहम है। जानदार मुमताज इनफरादी हस्तियां हैं जिन्हें प्रजातियों और जैंसों जैसे इज्तिमाआत में ग्रुप किया जा सकता है, ताहम कंप्यूटरों के साथ ये फैसला करना हमेशा ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि एक हस्ती कहाँ खत्म होती है और दूसरी कहाँ शुरू होती है और उन्हें बिल्कुल कैसे ग्रुप किया जाए।